जिससे कि चाहे उनके टैंक्स हो, आर्मड पर्सनल कैरियर्स हो, किसी भी प्रकार के हों, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो अभी इन्होंने स्ट्रैटेजी चेंज की है, आपको मालूम है पहले हिमार्स का कहा जाता था जो केवल 80 किलोमीटर की जो रेंज है वही उनको दी जाएगी, यूक्रेन को दी जाएगी, जिससे कि वो रूस के अंदर वो हिट न कर पाए। परंतु अब हम सुन रहे हैं जो रूस के अंदर भी जाकर अटैक कर पाए, ऐसी उनको रेंज की मिसाइल्स और ऐसे उनको वेपन सिस्टम्स दिए जाएंगे। मतलब ये कि जो उनका मनोबल है, रूस की जनता का मनोबल है, उसके ऊपर आघात किया जाए, उसके ऊपर प्रहार किया जाए। क्योंकि अभी तक हम यही देख रहे हैं जो पूरा जो रूस का हिंटरलैंड है वो बड़े आराम की जिंदगी जी रहे हैं। केवल थोड़े से कुछ किलोमीटर जो बॉर्डर एरियाज में हैं उन्हीं के ऊपर ये युद्ध का इतना प्रकोप पड़ रहा है, युद्ध का असर हो रहा है। सर मैं आपको रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है। कभी भी यूक्रेन में सेना तैनात कर सकता है नेटो यूक्रेन में सेना भेजने पर बहुत गंभीर है। यूक्रेन में नेटो सैनिकों को एडवाइजरी दी गई है। एशियन टाइम्स के हवाले से खबर है। तो यूक्रेन में नेटो, पुतिन को रेड अलर्ट। कैसे? पोलैंड, फ्रांस, यूके, फिनलैंड की सेना यूक्रेन जाएगी और नेटो सेना अपने साथ घातक हथियार भी ले जाएगी। शुरुआत में नेटो का काम पश्चिमी हथियारों को चलाना होगा और यूक्रेनी सैनिकों को युद्ध जीतने की सलाह देने की कोशिश होगी नेटो के सैनिकों के जरिए, और बाद में नेटो सैनिकों को अहम युद्ध क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपको दे दूं, भूमध्य सागर में रूस की बड़ी तैनाती जुड़ी हुई। भूमध्य सागर में रूस की बड़ी तैनाती। रूस ने क्रूज मिसाइल कैलिबर की तैनाती की है। भूमध्य सागर में अब तक 20 मिसाइल कैरियर मौजूद हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, हंगरी के प्रधानमंत्री ओर्बन का बयान। नेटो सैनिकों की यूक्रेन में तैनाती से बस एक कदम दूर हैं, ऐसा करने से यूरोप को नुकसान होगा। तो नेटो की यूक्रेन में तैनाती महायुद्ध तय, ये क्यों कहा जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि पुतिन यूक्रेन में नेटो का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेटो के खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है रूस। पोलैंड पर पहले से ही पुतिन बहुत आक्रामक हैं। पोलैंड पर हमले की धमकी भी दी जा चुकी है और इधर यूक्रेन में नेटो सेना की तैनाती से महायुद्ध के आसार हैं। और इसी के साथ ही आइए अब आपको मैं एक और इंफॉर्मेशन देने जा रही हूं। नेटो ताकत में किस तरह से इस वक्त जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, सैन्य ताकत में नेटो और रूस में कौन भारी है, एक हमने इसका डिटेल बनाया है, वो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। रूस नेटो कौन किस पर भारी है। रूस और नेटो की बात की जाए तो सैनिकों की बात कर लेते हैं। आपके सामने है नेटो के पास कितने हैं, 58,17,100 सैनिक है। रूस की बात कर लेते हैं, 1,13,30,900 इस वक्त उसके पास सैनिक हैं। इसके अलावा एक कदम और आगे बढ़ते हैं, एक्टिव सैनिकों की बात कर लेते हैं। ये संख्या है इस वक्त 33,58,000 की। और वहीं दूसरी तरफ जो रूस की बात कर रहे हैं उनमें एक्टिव सैनिक हैं 8,30,900 की। और इसी के साथ ही कुल अगर हम बात कर लेते हैं पैरामिलिट्री यूनिट्स की, तो इस वक्त नेटो के पास इस वक्त जो मौजूद है वो है 7,38,400 पैरामिलिट्री यूनिट्स हैं। रूस के पास ये आंकड़ा हो जाता है 2,50,000 यानी 2.5 लाख का। साथ ही कुल एयरक्राफ्ट की भी संख्या देख लीजिए, जो इस वक्त है नेटो के पास 20,633 और रूस के पास है 4,182। इसका मतलब यह है कि रूस वर्सेस नेटो की बात की जाए तो रूस के ऊपर 20 ही पड़ रहा है नेटो। लेकिन फिर भी जो इंफॉर्मेशन आ रही है, रूस ने अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट सुखोई 57 को युद्ध क्षेत्र में उतार दिया है और यूक्रेन के क्रीवी री हमले में सुखोई 57 का इस्तेमाल किया गया है। और 25 अप्रैल को क्रीवी री में किया गया था हमला। क्रूज मिसाइल ले जाने में सक्षम है सुखोई 57। पुतिन का भरोसेमंद फाइटर सुखोई 57, जिसकी रेंज के बारे में जानकारी यह है कि 3,540 किलोमीटर इसकी रेंज है और अधिकतम जो स्पीड है वो है माक 2 टाइप
एयर टू एयर, एयर टू सरफेस मिशन में ये सक्षम है। लंबाई की अगर इसकी हम बात करें तो 65 फीट 11 इंच इसकी लंबाई है। ऊंचाई की बात भी जान लीजिए, 15 फीट 1 इंच, और टेक ऑफ वजन है 35,000 किलोग्राम। स्टिल्थ तकनीक किसी रडार की पकड़ में नहीं है और जो कीमत है वो है $50 मिलियन। और इस वक्त हम सीधे रुख कर लेते हैं एयर कमोडोर अशमिंदर सिंह बहल जी का। एयर कमोडोर, सबसे बड़ा सवाल सर इस वक्त ये है कि भले ही नेटो ताकत के मुकाबले में अगर हम ओवरऑल देखें तो रूस पर 20 ही पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो कौन से की पॉइंट्स हैं जिसमें रूस अभी भी इस पूरे युद्ध में बढ़त बनाए हुए है और आगे भी उसके संकेत हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। सबसे पहले चीज है कि जो उसने 1/4 से 1/5 एरिया जो उसने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया वो उसके हाथ में है। डिफेंसेस उसने स्ट्रांग बना लिए हैं वहां पे, और उसने अपने सभी आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल वो कर रहा है, चाहे वो Su-57 जहाज है, जैसे कि आपने कहा स्टेल्थ फाइटर, और साथ ड्रोन्स हैं और दूसरे टाइप के वेपन सिस्टम्स हैं। लेकिन सबसे अहम चीज मैं यहां कहना चाहूंगा कि बार बार रूस हमेशा न्यूक्लियर धमकी तभी देता है जब उसको लगता है कि नाटो के सोल्जर्स बूट्स ऑन ग्राउंड यूक्रेन के अंदर डिप्लॉय होंगे। उस समय वो पॉलिटिकल सिग्नल उनको देता है, और अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि इस वॉर के अंदर वो इस तरीके से खिंच जाए कि अमेरिकन सोल्जर्स या नाटो सोल्जर्स को लड़ना पड़े फ्रंट लाइन में आके रूस के साथ। तो वो उसकी एम क्या है? उसका एम जो है वो दो है अमेरिका के सबसे, क्योंकि अमेरिका लेड है नाटो। सबसे पहला एम है कि रशिया को इकोनॉमिकली और मिलिटरीली वीक करना, और इसमें जितना इस लंबा युद्ध को खींच सकेगा, चाहे यूक्रेन का हर लास्ट सिपाही इसके अंदर धराशायी हो जाए, तो वो उसको खींचना चाहेगा। और दूसरा है उसका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जहां से सबसे ज्यादा पैसा उनके इलेक्शन। एयर कमोडोर अशमिंदर सिंह बहल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारे बाकी पैनलिस्ट जो हमारे साथ इस पूरे सेशन में रहे उनका भी बहुत शुक्रिया।